एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स जो इन्वेस्टिंग में हमने फॉलो करने हैं, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कौन से रेशियोज देखने चाहिए, P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, वहाँ से कौन से रेशियो हमने देखने चाहिए, प्लस बैलेंस शीट में कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं, या केपेक्स को कैसे एनालाइज करना है। बेसिकली रिसर्च करते समय फाइनेंशियल रेशियोज को कैसे पढ़ना चाहिए और उनको कैसे एनालाइज करना चाहिए, प्लस उनको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, हम ये सब सीखेंगे। सो एक्चुअली आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर हफ्ते आपको एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगा जहाँ पे हम रेशियोज डिस्कस करेंगे एंड उन रेशियोज को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, हम उसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर इन्वेस्टिंग में ना रूल्स बना देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि P अगर X रहे तो ओवर वैल्यूड, या P अगर Y रहे तो अंडर वैल्यूड, या X से ऊपर रहे तो ओवर वैल्यूड, X से नीचे रहे तो अंडर वैल्यूड। सो ऐसे केस में इन्वेस्टिंग में द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग इज कि यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि हर कंपनी अलग, बिजनेस मॉडल अलग, जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करती है वो अलग। तो मान लो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपने एक कंपनी रिसर्च के लिए चुनी और उसमें वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे केस में वो कंपनी का PE दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो हम आगे सीखेंगे, P आपको कम दिखेगा। तो ऐसे में हमें क्या लगता है, अरे ये कंपनी का PE बहुत लो है, ये कंपनी तो अंडर वैल्यूड है, इसको ले लेते हैं, ये कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा कमा के देगी। लेकिन वो इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, वो इंडस्ट्री में ही हेडविंड्स है। तो ऐसे केस में आपने तो उस कंपनी में एंटर किया अंडर वैल्यूड समझ के, लेकिन वो एक वैल्यू ट्रैप हो जाता है। सो यहाँ अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है जिसका P बहुत हाई है और आपके रूल्स के हिसाब से X के ऊपर अगर P रहा तो ये ओवर वैल्यूड हो गया। आपने ऐसा समझ के वो कंपनी को देखा भी नहीं। सो अगर उस कंपनी में, वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है या जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है, वो इंडस्ट्री ही बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है, उस इंडस्ट्री में ही बहुत टेलविंड्स है, एंड वो जो कंपनी है वो कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, या कंपनी में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, बेसिकली कंपनी में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। सो ऐसे केस में वो हाई P शायद जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन आपने तो वो कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि X से ऊपर इसका P है तो ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए मैं इस कंपनी को नहीं खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगा। सो ऐसे केस में तो आप कभी भी एशियन पेंट्स नहीं खरीदोगे, नेस्ले नहीं खरीदोगे, डीमार्ट नहीं खरीदोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके हाई P वाले स्टॉक्स खरीद लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिंग में रूल्स नहीं होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं एंड उसके बाद एंड में उन रेशियोज को इंटरप्रीट करना पड़ता है। सिर्फ हाई P देख लिया, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नहीं देखे और कुछ भी नहीं देखा, तो ऐसे केस में आप शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। सो द पॉइंट इज, मोटा मोटी यही है कि आपने रिसर्च करते समय रेशियोज को इंटरप्रीट करना है बाकी सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। या अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, जैसे कोई एक कंपनी है जो केपेक्स कर रही है, तो क्योंकि वो कंपनी केपेक्स कर रही है तो उनके जो रिटर्न रेशियोज है वो आपको डिप्रेस दिखेंगे। तो हमने तो जाके सिर्फ देख लिया ROE कितना है, ROCE कितना है, और हमें वो कम दिख रहा है क्योंकि केपेक्स कर रही है कंपनी, तो रेशियोज डिप्रेस रहेंगे। सो ऐसे केस में शायद हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे रहे हैं, या हम एटलीस्ट उसको पढ़ सकते हैं, डीप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो रेशियो देख के उसको छोड़ दिया। सो ऐसे केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2017-18 में दीपक नाइट्राइट, आपको ये कंपनी पता होगी, तब वो काफ़ी केपेक्स कर रही थी, तो उनके रिटर्न रेशियोज जो थे उस कंपनी के बहुत डिप्रेस थे। सो अगर आप तब वो कंपनी देखते तो शायद आप वो कंपनी नहीं खरीदते, या आप उसको पढ़ते भी नहीं, एनालाइज भी नहीं करते, क्योंकि आपको रेशियोज डिप्रेस लग रहे हैं कि हटाओ यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसके रेशियोज बहुत ख़राब है। लेकिन अगर आप वो पढ़ते, उसमें एनालाइज करते, तो आपको समझ में आता कि ये कंपनी केपेक्स कर रही है, इसके वजह से उनका जो रिटर्न रेशियोज है वो बहुत कम है। और आज देखिए दीपक नाइट्राइट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए इन 2-3 सालों में। सो मोटा मोटी यही बात है कि आपको सिर्फ ऑन द फेस रेशियोज नहीं देखने हैं, आपको उसको एनालाइज करना है कि क्यों रेशियो कम है, क्यों रेशियो ज़्यादा है, मार्जिन्स क्यों कम है, मार्जिन्स क्यों ज़्यादा है, उसको एनालाइज करके फिर ही कोई भी डिसीजन लेना है। तो अब मैंने आपसे कह तो दिया कि आपको इन रेशियोज को इंटरप्रेट करना है या केपेक्स को एनालाइज करना है एंड एवरीथिंग, ये आप करेंगे कैसे?
तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हर हफ्ते हम एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे इन रेशियोज़ को कैसे पढ़ना चाहिए, इन रेशियोज़ को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इन रेशियोज़ को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, हम ये सीखेंगे। प्लस हर एक रेशो, जो भी हम रेशो सीखेंगे उसका हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे। एनुअल रिपोर्ट से हम नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, हम रेशोज़ निकालेंगे एंड विल रीचेक वेदर हमने जो भी रेशो कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है, एंड उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब जब आपको रेशोज़ कैलकुलेट करने हैं एंड इंटरप्रेट करना है तो ऐसे केस में आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आना चाहिए। सो फिनोलॉजी क्वेस्ट में हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको हमने इन डिटेल अब सिखाया है कि इनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो आप फिनोलॉजी क्वेस्ट में जाके ज़रूर इसको चेकआउट कीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट का एक बेसिक देख लेते हैं क्योंकि वहीं से हमने रेशोज़ को कैलकुलेट करना है। तो जैसे इनकम स्टेटमेंट से आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, हम सब सीरीज़ में सीखेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का बेसिक देख लूँ कि इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली दिखता कैसा है, ये सिर्फ बेसिक फॉर्म है या बेसिक एक्सट्रैक्ट है। तो जैसे पहला होता है आपका सेल्स, एंड देन सेल्स इज जो भी आप रेवेन्यू कमाते हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो उससे आप कितना पैसा कमा रहे हो, तो सेल्स माइनस COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर ना जनरली बहुत सारी कंपनीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंडर रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन जैसे कुछ IT बिजनेसेस हैं जो उनमें रॉ मटेरियल कॉस्ट तो होता नहीं है। तो IT बिजनेस में आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो लोग एम्प्लॉय कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। फिर आपका सेल्स माइनस COGS आपका निकलता है GP, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलता है? ग्रॉस प्रॉफिट टेल्स मी हाउ मच वैल्यू एडिशन बिजनेस कर रहा है या हाउ मच प्राइसिंग पावर बिजनेस हैज़। तो अब जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, अब अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ओके, तो मैं कैसे निकालूंगी? जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान लूँ कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 60 है, सो 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। तो अगर मैंने सेल्स 100 लिया माइनस मैंने 40 लिया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज माय रॉ मटेरियल कॉस्ट, फिर मेरा निकलता है GP, दैट इज 60, 100 माइनस 40 60, तो फिर 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%, ये मेरा GP मार्जिन है। तो GP मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मुझे क्या बताता है? मुझे ये बताता है कि वैल्यू एडिशन बिजनेस में कितना हो रहा है, प्लस बिजनेस के पास कितना प्राइसिंग पावर है या कितना प्राइसिंग पावर बिजनेस कमांड कर पा रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये आपको एंटायर इंडस्ट्री से कंपेयर करना है। अभी जो हम देख रहे हैं ना, हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं। इसके बाद हर एक, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी हम देखेंगे, EBITDA मार्जिन देखेंगे, EBIT मार्जिन देखेंगे, पैट मार्जिन देखेंगे। इसका हर एक वीडियो में मैं हर एक आपको रेशो समझाते जाऊंगी एंड फिर हम उसको एनुअल रिपोर्ट से रियल लाइफ कंपनीज लेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। सो अब जैसे मैं कह रही थी कि हमारा GP मार्जिन निकल गया, अब उसके बाद अब हमारा GP मार्जिन निकला 60%। अब मैं इसमें से माइनस करती हूँ सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सो अगर मैं जैसे आपका पावर कॉस्ट हो गया या मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सो इसको हम बोलते हैं सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसको अगर मैं माइनस करती हूँ फिर मेरा निकलता है EBITDA, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बहुत सारी कंपनीज के मैनेजमेंट में अगर आप कॉन कॉल सुनते हैं तो बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे एनालिस्ट EBITDA मार्जिन्स की बात करते हैं। EBITDA मार्जिन्स इज नथिंग बट योर अर्निंग्स बिफोर, मेरी जो भी अर्निंग्स है। तो जैसे मैंने सेल्स में से COGS माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला, फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाला, देन उसके बाद मैंने सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस को माइनस किया तो मेरा निकला EBITDA। अब EBITDA निकल गया, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब मैं निकालती हूँ EBITDA मार्जिन। तो EBITDA मार्जिन कैसे निकलता है? आपका EBITDA जो भी रहेगा डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो अब जैसे हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट इज 60 हमारा निकला, एंड अगर मान लो जो मेरा सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंडिचर है उसको मैं 30 पकड़ती हूँ, सो अज्यूम करती हूँ कि वो मेरा 30 रुपया मेरा सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंडिचर में जा रहा है,
सो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, तो मेरा EBITDA कितना निकला 30। अब मुझे मार्जिन निकालना है, EBITDA मार्जिन। सो EBITDA मार्जिन निकलेगा आपका EBITDA दैट इज 30 डिवाइडेड बाय सेल्स दैट इज 100, जो हमने पहले अज्यूम किया था, इनटू 100। तो मेरा EBITDA मार्जिन हो गया 30%। तो कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में बहुत सारी कंपनीज का EBITDA मार्जिन काफ़ी अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उनका रेंट कम था, पावर कॉस्ट नहीं था, एंड देन इसकी वजह से आपका जो SG जो सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम हो गया था। इसके वजह से आपके EBITDA मार्जिन काफ़ी हाई थे। इवन AS 16 में चेंजेस होने के बाद 2020 के बाद आप जो भी कंपनीज देखोगे, जैसे वेदांत फैशंस आप देख लो, गो फैशन देख लो, जो भी कंपनीज लीज पे काम करती हैं या जो भी कंपनीज के रेंट एक्सपेंडिचर है और जिन भी कंपनीज को लीज एक्सपेंडिचर आता है उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ऐसे में उनके जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। सो 2020 के बाद आप कंपनीज, आप टाइटन देख लो, आप वेदांत फैशंस देख लो, आप गो कलर्स देख लो, इनके EBITDA मार्जिन्स आफ्टर 2020 काफ़ी बड़े हैं। बिकॉज यहाँ पे कुछ बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं एक्चुअली। AS 16 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के वजह से यहाँ पर EBITDA मार्जिन्स में अफेक्ट हुआ है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। अब हमने EBITDA मार्जिन देख लिया। अब इसके बाद हम डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को माइनस करेंगे। सो डेप्रीसिएशन इज अगेन अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, मतलब ये हमने क्वेस्ट में इन डिटेल सिखाया है, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा फिनोलॉजी क्वेस्ट में, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के अंडर ये डेप्रीसिएशन नॉन कैश क्यों होता है एंड एवरीथिंग सब हमने उधर एक्सप्लेन किया है। सो अब जब मैं डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करती हूँ, आई एम लेफ्ट विथ EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। सो अगर अब मेरा EBIT आ गया, अब इसके बाद मैं EBIT मार्जिन निकालूंगी। तो मान लो अब डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो एक्सपेंस है उसको मैं 5 रुपीज़ अज्यूम करती हूँ। सो ऐसे केस में मेरा EBIT क्या हो जाएगा, मेरा EBITDA था 30, उसमें से मैंने डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस किया दैट इज़ 5, EBIT मेरा बचा 25 रुपीज़। अब EBIT को अगर मुझे EBIT मार्जिन निकालना है सो मैं क्या करूँगी, सिंपल EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। सो दैट इज़ 25 जो मेरा EBIT है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज 25%। फिर उसके बाद EBIT के बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी इंटरेस्ट, क्योंकि EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टेक्निकली मुझे नेट प्रॉफिट तक जाना है तो मैं धीरे धीरे सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सो EBIT में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूँगी एंड आई विल बी लेफ्ट विथ PBT दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर बिजनेस का अगर मैं इंटरेस्ट कॉस्ट अज्यूम करूँ 5 रुपीज़ है, 25 इज माई EBIT, 25 में से 5 गया दैट इज 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, 20 रुपीज़। मार्जिन कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज 20%। ये मेरा निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुझे टैक्स यहाँ से हटाना है। जब मैं टैक्स इधर से सब्ट्रैक्ट करूँगी फिर मेरा बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ 30% टैक्स है फॉर सिंप्लिसिटी, तो 6 रुपीज़ दैट इज 20 पे 30% टैक्स वुड बी 6 रुपीज़। देन आई एम लेफ्ट विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 20 में से 6 रुपया गया दैट इज 14 रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 14 रुपीज़। अब अगर मुझे मार्जिन निकालना है, पैट मार्जिन, सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज 14%। अब आगे बढ़ते हैं। अब EPS अर्निंग पर शेयर, आपने अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स फॉलो करते हैं तो आपने EPS सुना होगा कि इस कंपनी का EPS 5% से बढ़ गया या 5% से कम हो गया। तो EPS इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग्स हैं। सो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, जितना भी आपका प्रॉफिट बना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो ऐसे केस में हमें पता चलता है कि पर शेयर कितनी अर्निंग्स हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज, मान लो हमने जो कैलकुलेट किया 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, हम अज्यूम करते हैं कि 14 शेयर्स हैं, तो ऐसे केस में 14 डिवाइडेड बाय 14 इज 1। सो EPS आपका बना 1 रुपी। सो ये जो हमने कैलकुलेट किए, ये सारे EBITDA मार्जिन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, या PBT हो गया, PBT मार्जिन, पैट मार्जिन, इन सबको बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। हम आगे की सीरीज में, आगे हम वीडियोस में हम इनको इन डिटेल ज़रूर सीखेंगे। लेकिन अब हमने तो ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करना बहुत आसान है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि हम इसको इंटरप्रीट कैसे करते हैं।
आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कोई एक कंपनी का कैलकुलेट किया, मान लो वो 50% आया। अब इस 50% से आप क्या जज करोगे? कुछ नहीं। जब आप दूसरी कंपनीज का, उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, उन कॉम्पिटिटर्स का जब आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हो और अगर वो कम है, तो आपको ये भी देखना है कि हमारी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा क्यों है, क्यों उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, क्या उस कंपनी के पास मोड्स हैं या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और क्यों वो कम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी इसको compete नहीं कर पा रही है। तभी हमें समझ में आएगा कि ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे हैं। या ईबिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये कोई भी कंपनी की ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, ये कब पता चलेगा? जब आप पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे या इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है या सही नहीं है। आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे बैलेंस शीट में से रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।